हेलो प्रोफेशनल्स, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एचआर प्रोफेशनल्स के लिए है, स्पेशली रिक्रूटर्स के लिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में ऐसी मिस्टेक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो काफ़ी रिक्रूटर्स अपने करियर में करते हैं और जिसकी वजह से वो कभी भी स्टैंड आउट नहीं कर पाते। सो इफ़ यू विश टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड एंड वांट टू नो हाउ टू ग्रो फास्ट इन रिक्रूटमेंट or in your HR career, then this video is certainly for you. So stay tuned till the end of the video if this topic is of your interest and you want to know how to avoid these mistakes in your career to get a super fast growth. And now let's get started. आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी मिस्टेक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। थोड़ा समय लिया है मैंने सीखने में, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप इन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने में उतना समय ना लें जितना मैंने लिया था। So number one mistake that is done by maximum recruiters is not creating their own database of network. अगर आप रिक्रूटमेंट में लॉन्ग रन में ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ जॉब पोर्टल, सोशल मीडिया साइट्स या फिर किसी और कंसल्टेंट की सर्विसेज पर रिलाय नहीं कर सकते। आप इस चीज़ पर डिपेंड नहीं हो सकते कि कोई और आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। यू हैव टू क्रिएट द डेटाबेस ऑफ योर ओन कैंडिडेट्स। एज एन एग्जाम्पल, अगर आपको रिक्रूटमेंट में अभी तक सिर्फ 2 ही साल हुए हैं तो आपने कम से कम 700 से 800 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू तो शेड्यूल करा ही दिया होगा। दैट मीन्स ओनली 1 कैंडिडेट पर डे। और यहाँ पर मैं उन कैंडिडेट्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ जिन्हें आपने ही टेलीफोनिक इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया, बल्कि मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ जिन्हें आपने 101 फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए शेड्यूल किया होगा। नाउ इमेजिन कि जब तक आप अपने करियर में 5 साल कंप्लीट करेंगे, आप अपने करियर में एक मिडिल स्टेज में पहुँचेंगे, तब तक आपके पास मिनिमम 3000 to 4000 कैंडिडेट्स का डेटाबेस ईजिली अवेलेबल होगा। और ये कैंडिडेट जूनियर, सीनियर, मिडिल हर लेवल के होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस किस लेवल की हायरिंग अभी तक अपने करियर में क्लोज करी है। और इन कैंडिडेट्स को कॉल करने के लिए आपको कभी भी सोशल मीडिया साइट्स, जॉब पोर्टल या फिर किसी और कंसल्टेंट की सर्विसेज पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप डायरेक्टली उन्हें कॉल कर सकते हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में आप अपनी काफ़ी पोजीशंस अपने इन्हीं कैंडिडेट्स के बेसिस पर क्लोज कर पाएँ। यू कैन अपडेट योर डेटाबेस ऑन ईयरली बेसिस विच विल इंश्योर दैट यू आर इन टच विद योर कैंडिडेट्स एंड you have all the updated information about your candidates in terms of their contact number, their email ID, their job role, their organization and many other things. अगर फ्यूचर में आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं या फिर अपनी सर्विसेज एज अ कंसल्टेंट दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को ऑफर करना चाहते हैं तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। आपके पास अपने खुद के कैंडिडेट्स का रेडिली अवेलेबल डेटाबेस होगा जिन्हें आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड बिकॉज दीज कैंडिडेट्स आर देयर इन द मार्केट इन वेरियस इंडस्ट्रीज एट वेरियस लेवल्स, then they can certainly help you to explore many more opportunities in your career. As an example, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं then these candidates can help you to explore various job opportunities in their organizations or in their industry. या फिर आप एज अ कंसल्टेंट किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना चाहते हैं then these candidates can certainly help you to enter in their organization. So having a database of your own candidates and creating your network in the industry will help you to stand out from the crowd. सेकेंड मिस्टेक जो एटलीस्ट 90% रिक्रूटर्स करते हैं दैट इज नॉट क्लोजिंग कम्युनिकेशन लूप विद देयर रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। एक रिक्रूटर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों की इमेज एक अनप्रोफेशनल के तौर पर क्रिएट होती है अगर आप उन कैंडिडेट्स के साथ कम्युनिकेशन लूप क्लोज नहीं करते हैं जो कि इंटरव्यू देने आए थे बट वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, वो वहीं पर रिजेक्ट हो गए। टेल मी वन थिंग, जब कैंडिडेट्स आपका कॉल इंटरव्यू वाले दिन आंसर नहीं करते हैं या फिर अपनी ज्वाइनिंग से 1 वीक पहले या 1 दिन पहले वो सडनली आपका कॉल आंसर करना बंद कर देते हैं, हाउ डू यू फील? कुछ ऐसा ही फील होता है ना। और बहुत बार तो हम खुद ये बात बोलते हैं कि अगर आपको इंटरव्यू देने नहीं आना है या फिर अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है तो एटलीस्ट कॉल आंसर करके आप मना कर दीजिए। नॉट आंसरिंग द कॉल इज कंसिडर्ड अनप्रोफेशनल एंड द सेम रूल applies to us when we do not answer the call of our candidates who call us to seek the interview feedback. Though I understand if you will call to each candidate who is rejected in the interview to share their interview feedback, then it will take most of your time which will not give any kind of productive result. But at the same time you need to understand if you will not close the communication loop then it will create an unprofessional image of yours and your organization. So what to do? So here I am giving a solution to you. आप इस काम के लिए
पूरे वीक में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट स्पेयर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा टाइम आपको इस चीज़ के लिए देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एम कम्युनिकेशन लूप क्लोज करना है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर कैंडिडेट को 1-on-1 कॉल करके फीडबैक दें। यू कैन क्रिएट अ मेलर ऑफ सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और उस मेलर में आप सिर्फ नाम चेंज करके अपने हर कैंडिडेट को वो ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें उनके इंटरव्यू का फीडबैक पता चल जाए, उन्हें ये पता चल जाए कि उनकी जॉब एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन में आगे फॉरवर्ड हो रही है या फिर वो वहीं पर रिजेक्ट हो गई है। And as a recruiter, this is an opportunity for you to maintain healthy relationship even with those candidates who are rejected in the interview, as in future they may become eligible for any other position in your organization. And now I'm sharing an email format with you that you can use to close the communication loop with those candidates who are rejected in the interview. इस ईमेल फॉर्मेट को डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड मिस्टेक जो कि बहुत कॉमन है, दैट इज कॉलिंग टू द कैंडिडेट्स विदाउट हैविंग रिटन जेडी अवेलेबल विद यू। एज एन एचआर रिक्रूटर आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोफाइल का जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे क्रिएट किया जाता है और उस जॉब रोल को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज किसी कैंडिडेट में होना बहुत ज़रूरी है, उन कॉम्पिटेंसीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। क्योंकि अगर आपके पास रिटन जेडी अवेलेबल नहीं होगा तो सबसे पहली चीज़, इससे आपकी सोर्सिंग अफेक्ट करेगी, सोर्सिंग की क्वालिटी अफेक्ट करेगी, क्योंकि आपको खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि आप किस जॉब रोल के लिए हायरिंग कर रहे हैं। और सेकंड, ना ही आप कैंडिडेट को इस बात की क्लैरिटी दे पाएंगे कि क्या जॉब रोल उन्हें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करना है, क्योंकि आपको खुद ही इस बात की क्लैरिटी नहीं है। एंड अगर कैंडिडेट आपसे ये चीज़ पूछ लेते हैं कि उन्हें रिटन जेडी इस पोजीशन का चाहिए, देन सेइंग दिस थिंग दैट यू डू नॉट हैव रिटन जेडी अवेलेबल विद यू विल नॉट पास ऑन एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव इंप्रेशन. So it is very important to have a written JD available with you before you start calling to candidates for any position. Fourth mistake that is done by recruiters, that is always relying on external candidates. Always relying on external candidates and always hiring the candidates from external sources doesn't only increase your job as an HR recruiter because you have to start the work from scratch, but it also takes the opportunity away from your internal candidates to grow within the organization, which is one of the very important tool to engage your employees and to retain them in the longer run in your organization. अगर आप अपने इंटरनल कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं तो आपके लिए आपके एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना लॉन्ग रन में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इवेंचुअली एवरीवन वांट्स ग्रोथ इन देयर करियर। आप अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरनली ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू, आईजेपीज़ के थ्रू या फिर प्रमोशन के थ्रू दे सकते हैं। और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा वर्क कल्चर नहीं है जहाँ पर इंटरनली एम्प्लॉयज़ को पहले अपॉर्चुनिटी दी जाती है किसी भी पोजीशन के लिए बिफोर सोर्सिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड, then please as an HR person it is your responsibility to discuss these kind of things with senior management in your organization. और प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं तो अभी जूनियर हूँ, मैं ये बातें कैसे डिस्कस कर सकता हूँ सीनियर मैनेजमेंट से या कैसे डिस्कस कर सकती हूँ। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ माइंड सेट एंड नॉट द डेजिग्नेशन, बिकॉज डेजिग्नेशन कैन सर्टेनली चेंज ओवर द टाइम बट इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू चेंज द माइंड सेट. सो प्लीज़ do discuss to provide these opportunity to your internal employees. और अगर आपके इंटरनल एम्प्लॉयज़ के पास वो कॉम्पिटेंसीज अवेलेबल नहीं है जो कि किसी भी जॉब रोल को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए चाहिए, देन यू कैन सर्टेनली सोर्स द कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड. और अगर आपके इंटरनल एम्प्लॉयज़ के पास वो स्किल्स, वो कॉम्पिटेंसीज अवेलेबल नहीं है जो किसी भी पर्टिकुलर जॉब रोल को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए चाहिए, देन द नेक्स्ट टास्क फॉर L&D टीम इज टू प्रोवाइड दोज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू योर एम्प्लॉयज़ so that they can develop those competencies, those skills that are required to successfully perform in any particular role. Now let's understand fifth mistake that is done by maximum recruiters, especially at junior and middle level, and that is always agreeing to line managers. इस पॉइंट को आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपको लाइन मैनेजर से डिसअग्री करना है, बिकॉज दैट विल मेक योर जॉब रियली डिफिकल्ट. आप उनके साथ अग्री हुए बिना अपना काम नहीं कर सकते. बट एज एन HR यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नीड टू करेक्ट देम, यू नीड टू गाइड देम इफ दे आर फॉलोइंग एनी रॉन्ग प्रैक्टिसेस इन द इंटरव्यू और इफ दे आर नॉट अडहरिंग द राइट इंटरव्यू प्रोसेस, या उनकी हायरिंग क्वालिटी में अगर कहीं पे कुछ कमी है तो आपको उन्हें वहाँ पर इम्प्रूव करना है. उसके लिए आपको उनसे डिसअग्री होना पड़ेगा, आपको उन्हें गाइड करना पड़ेगा जहाँ पे भी ज़रूरी है. I remember one incident which happened with me in one of my previous organization. There was a manager who had this habit to make the candidate wait for the interview at least for 30 minutes. And when I asked him, why do you do this? Then the reason which was given by him was कि हमारे टाइम पे तो इंटरव्यू के लिए 1 से 2 घंटा वेट करना पड़ता था, मैं तो सिर्फ 30 मिनट ही वेट करने के लिए कह रहा हूँ. एंड मोर ओवर अगर किसी कैंडिडेट को जॉब चाहिए तो वो तो वेट करेंगे ही.
बट देन एज एन HR यू हैव टू इंश्योर कि ये बातें आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस ना बन जाए, बिकॉज आज की डेट में कोई भी कैंडिडेट, कोई भी एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिव्यूज़ ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि आज की डेट में कैंडिडेट्स तो इंटरव्यू देने के लिए भी पहले ऑर्गेनाइजेशन के रिव्यूज़ पढ़कर आते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव पॉजिटिव इमेज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, positive reviews of your organization if you wish to attract A candidates on the market. So you need to speak up in front of the line managers if they are not adhering the right interview process or following any wrong practices. You need to correct them, guide them and get them back on the track. Now let's understand about next mistake, which is not only done by recruiters but by organizations as well. But before that, I want to ask a small question to you. Are you really finding this video informative, helpful? Am I adding something to your knowledge today? If yes, then like the video, share your thoughts in the comment section and do subscribe to the channel to know more about job interview tips, career guidance and latest HR trends. And here on this channel, you will find the answers of all your career related queries, and moreover, your subscription really motivates me to make more such informative videos for you. So please click on the subscribe button right now. कमिंग बैक टू 6 मिस्टेक जो कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं, इनफैक्ट MNCs में भी होती हैं, एंड दैट इज़ नॉट ट्रेनिंग द हायरिंग मैनेजर्स ऑन इंटरव्यूइंग स्किल्स। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरव्यूइंग स्किल्स को फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। ये सिंपली अज्यूम कर लिया जाता है कि अगर कोई एम्प्लॉय मैनेजर बन गया है तो उन्हें इंटरव्यू लेना तो आता ही होगा, विच इज़ नॉट अ केस इन रियलिटी, बिकॉज असेसिंग अ कैंडिडेट ऑन कॉम्पिटेंसीज दैट आर रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली परफॉर्म इन एनी पर्टिकुलर रोल और असेसिंग कैंडिडेट्स बिहेवियर इज नॉट एन ईजी जॉब एट ऑल। आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में हायरिंग क्वालिटीज ज़रूर चेक करनी चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि कितने रॉन्ग हायर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं या फिर कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ आए हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाए और उससे पहले ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, या फिर कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन को खुद जाने के लिए बोलना पड़ा, या फिर कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अपना प्रोबेशन पीरियड मिनिमम 6 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं कर पाए और अपना प्रोबेशन पीरियड क्लियर ही नहीं कर पाए। And all these things will help you to know the hiring quality in your organization, which will further help you to decide कि क्या आपको आपके hiring managers को interviewing skills पर, interview process पर training देने की ज़रूरत है या नहीं। And if you are wondering how to track all this data, how to fetch out all this information, then इस topic पर मैं already डिटेल में एक वीडियो बना चुकी हूँ। The link of the video is showing here in the I button. You can learn from here. 7th mistake that is done by recruiters is not analyzing which hiring source is working for them. As an HR recruiter, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा हायरिंग सोर्स काम कर रहा है। तो जब भी आप अपने कैंडिडेट्स का डाटा प्रिपेयर करें, प्लीज़ उसमें आखिर में एक कॉलम ज़रूर ऐड कर दीजिएगा हायरिंग सोर्स का, जहां पर आप ये मेंशन कर पाएँ कि उस कैंडिडेट की हायरिंग किस हायरिंग सोर्स के थ्रू हुई है, क्या वो naukri.com के थ्रू हुई है या किसी और जॉब पोर्टल के थ्रू हुई है, या वो कंसल्टेंट के थ्रू हुई है, या फिर वो एम्प्लॉय रेफरल के थ्रू हुई है, या फिर वो किसी और हायरिंग सोर्स के थ्रू हुई है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर मंथ ऑन मंथ रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड विच हायरिंग सोर्स इज एक्चुअली वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो नेक्स्ट कॉलम में हायरिंग कॉस्ट भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड विच हायरिंग सोर्स इज कॉस्टली, विच हायरिंग सोर्स इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड विच हायरिंग सोर्स इज गिविंग मैक्सिमम ROI to you. And this report will look something like this. So avoiding these mistakes can help you a lot to grow fast in your recruitment career and to stand out from the crowd. If you feel there is any other mistake which we should avoid to grow fast in recruitment function, then please mention it in the comment section, and your inputs will help to many other people who are watching this video. If you have any other question related to HR or to your career, then you can directly reach out to me on Instagram. Here are the details. Another important thing, if you wish to know how to align your day-to-day recruitment work with business goals, that means how can you partner in the business, how can you become HR business partner in recruitment function, then watch this video. And if you wish to learn how to make recruitment dashboard, then watch this video.